नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। 2022 यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में आज दूसरे दिन बैठक होनी है। वहीं योगी सरकार ने यूपी की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने यूपी में इस साल बिजली रेट नहीं बढ़ाएगी और आज सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं बीएसपी ने 2022 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया है। और वहीं कार्टून में किसान आंदोलन का भार उठाए एक व्यक्ति को दिखाया गया है, जिसकी शक्ल टिकैत से मिलती नजर आ रही है। जबकि समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन अब 23 की जगह 5 अगस्त को होगा। और आखिरी खबर की बात करें तो अमेठी में स्मृति ईरानी का आशियाना बनेगा। और चलिए बात अब पहली खबर की, जहां पर यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक का दूसरा दिन है आज। अवध और पूर्वांचल क्षेत्र के सांसद होंगे बैठक में शामिल। बैठक में सीएम योगी, राधा मोहन सिंह भी रहेंगे मौजूद। 2022 के चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। बुधवार को 39 सांसद बैठक में शामिल हुए थे, आज 44 सांसद बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, आज भी रात 8 बजे बैठक होगी। बैठक में सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक, हालांकि आज बैठक का आखिरी दिन है। कल भी सांसदों की बैठक हुई थी। आज बैठक में 44 सांसद शामिल होंगे। कल 39 सांसद बैठक में शामिल हुए थे। और ब्रजेश श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, आपसे समझना चाहेंगे बैठक को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बैठक पूर्व निर्धारित 8 बजे शुरू होगी और 8 बजे चूंकि बैठक आज दूसरा दिन है बैठक का लगातार जो है, तो आज भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही प्रदेश अगर अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही संगठन महामंत्री सुनील बंसल इस बैठक में शामिल होंगे। कल भी जब बैठक हुई थी तो बैठक में सांसदों को मूल मंत्र दिया गया था कि किस तरीके से 2022 का रोड मैप तैयार होना है, कैसे आगे बढ़ना है और सबसे बड़ी बात यह है कि किन किन मुद्दों को जनता के बीच में लेकर के जाना है। जन आशीर्वाद यात्रा का भी जिक्र किया गया था। इस वक्त हमारे साथ विजय द्विवेदी जी हैं, कुशीनगर से सांसद, उनसे ही जानते हैं। सर, आज सांसदों का बैठक का दूसरा दिन है। कल बहुत सारी चीजें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा और एक रोड मैप तय हुआ कि कैसे सांसदों को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या लगता है पूर्वांचल को लेकर के कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोग के सिर पर है? देखिए, जिम्मेदारी हम लोग के सर पर बहुत महत्वपूर्ण मिल रहा है और मैं कहूँ ये संगठन आधारित अगर इन बैठकों को आप कहें तो उसको माना जा सकता है। संगठन की धार कैसे तेज हो, इस पर अगर कोई पार्टी अगर काम करती है, संगठन कार्य करती है, तो भारतीय जनता पार्टी एक आम कार्यकर्ता को कैसे योजनाओं से जोड़ना है और उनके माध्यम से समाज में दिए गए निःशुल्क महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं को कैसे ले जाना है, सरकार की नित्य नए योजनाओं को कैसे लाभार्थियों तक पहुंचाना है, इन सब विषय को लेकर। और सबसे प्रमुख मैं कहूं कि देखिए, आप चूँकि सामने चुनाव है इसलिए आप लोग को लग रहा है महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन चुनाव के दृष्टिकोण से तैयारी तो वो लोग चुनाव में करते हैं जो अवसरवादी होते हैं, बसंत ऋतु की तरह केवल चुनाव में उतरते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जो चुनाव के बेस को अगर देखें तो नित्य 365 दिन ये लेकिन विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, खासकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने जो है 4.5 साल तक कुछ नहीं किया, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए अब जो है सांसदों के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उन्हें आगे किया जा रहा है। देखिए, ये अखिलेश यादव जी का बहम कहें उसी तरह जैसे इनको बहम था 2014, 2017, 2019 में जो बहम था, इसी तरह इनका बहम 2022 में दूर हो जाएगा, क्योंकि इनके पास ना समाज के लिए ना राष्ट्र के लिए कोई योजना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए इनके देखें आप विपक्ष की भूमिका क्या सदन में चल रहा है, न देश के लिए कोई योजना, न राष्ट्र, न समाज के लिए कोई योजना है। ये सदन को
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो बैठक से ठीक पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो न्यूज़ वन इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। तो आज बैठक होने जा रही है सांसदों की। हालांकि आज आखिरी दिन है बैठक का, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक बुक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। तो ये तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जनता को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। यूपी के में इस साल महंगी नहीं होगी बिजली। करीब 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। योगी सरकार इस साल नहीं बढ़ाएगी बिजली की दर। बिजली दर मामले में नियामक आयोग का फैसला। 10 से 20% रेगुलेटरी सरचार्ज लगवाने का प्रस्ताव खारिज हुआ है। तो योगी सरकार इस साल नहीं बढ़ाएगी बिजली की दर और यह उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी राहत है। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज बागपत के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सिसाना गांव का दौरा किया और कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी किया। साथ ही विकास कार्यों का जायजा लेते हुए कहा कि यूपी ने कोरोना से मजबूत लड़ाई लड़ी है। आशा वर्कर्स ने अच्छा काम किया है। हेल्थ वर्कर्स ने भी अच्छा काम किया है। नौजवानों को सरकार नौकरियां दे रही है। तमाम युवाओं को नौकरी दी गई है इस सरकार ने। तो ये 5 तस्वीरें, जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, उसके बाद वैक्सीनेशन का जायजा लिया कि बागपत में क्या कुछ स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर। बच्चों के साथ मस्ती भी करते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश के सीएम। स्कूल में राशन भी बांटा और साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की सीएम ने। आज जनपद है और जनपद के रूप में बागपत ने वास्तव में वह स्थान हासिल किया है। पिछले 4 से 7 वर्ष के दौरान कि इंद्रप्रस्थ इसके सामने मात खा रहा है। यानी कभी इंद्रप्रस्थ को लेकर के महाभारत हुआ था, लेकिन आज बागपत ने पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की यहां पर आई हैं वो अद्भुत है। आज सरकारी नौकरियों में अपना अच्छा स्थान बना रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब पुलिस भर्ती निकली थी, अलग अलग फेज में पुलिस की भर्ती हो रही थी, तो मैं देख रहा था कि बागपत के विभिन्न गांवों के नौजवान जो पहले सड़कों पर प्रैक्टिस तो करते थे लेकिन कभी उनकी भर्ती नहीं हो पाती थी, लेकिन 1,37,000 से अधिक पुलिस की भर्ती हम लोगों ने की। उसमें पुरुषों में भी और महिलाओं में भी मुझे लगता है कमोबेश बागपत के हर गांव का नौजवान भर्ती हुआ है। कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और मेरी आप सबके माध्यम से जनता जनार्दन से भी अपील होगी। सरकार और प्रशासन पूरा प्रयास कर रही है। हर संभव हमारा प्रयास है कोरोना महामारी को पूरी तरह नियंत्रित किया जाए। इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है, लेकिन बीमारी में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर धारण करें, कोरोना को नियंत्रित कर। आज और वहीं यूपी चुनाव के लिए बसपा का बड़ा फैसला। 2022 का चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी। सरकार बनी तो यूपी की जनता को दिलाएंगे न्याय। सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से कहा गया। सपा अध्यक्ष
की जमीन खिसक चुकी है। ये सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है, सरकार बनी तो यूपी की जनता को न्याय दिलाया जाएगा। सपा अध्यक्ष की जमीन खिसक चुकी है, सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से कहा गया। तो यूपी चुनाव के लिए बसपा का बड़ा फैसला। और वहीं कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसानों का आंदोलन पिछले करीब 1 साल से जारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है। हालांकि अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ को घेरने की धमकी दी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश भाजपा ने एक कार्टून जारी किया है जिस पर हंगामा मच गया है। यूपी भाजपा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर कार्टून का कैप्शन है, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। वहीं कार्टून में किसान आंदोलन का भार उठाए एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिसकी शक्ल राकेश टिकैत से मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद जो कुछ कहा गया है उसे ही लेकर विवाद छिड़ गया है। तो इस कार्टून को लेकर विवाद छिड़ गया है। तो कार्टून के जरिए राकेश टिकैत पर निशाना साधा गया। और वहीं कार्टून विवाद को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव यादव ने। क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, आइए आपको सुनाते हैं। यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को एक लंबा समय बीत गया है और इस बीच किसानों ने अब लखनऊ की तरफ रुख जाने का भी रुख किया है। लेकिन इस बीच ही बीजेपी ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिस पोस्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि किसान जरा यूपी में लखनऊ आते हैं तो थोड़ा संभल के आइएगा। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं, इनसे बात करते हैं, समझते हैं। राकेश टिकैत जी, आपने कहा कि आप लखनऊ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ट्विटर हैंडल बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि किसान जरा संभल के लखनऊ आना, यदि आते हो तो योगी बैठा है, बक्कल भी तार देता है और पोस्टर भी छाप देता है। क्या है ये, क्या कहना चाहिए? पोस्टर की बात समझ में नहीं कि पोस्टर छापने का क्या मतलब है, उसकी बात समझ में नहीं। हम तो जाएंगे, 5 सितंबर से शुरू होगा हमारे प्रोग्राम और पहले फेज में 18 पंचायतें होंगी, मंडल वाइज पंचायतें होंगी, मुद्दों के साथ में मीटिंग होगी और जो समस्या है उस पर भी बातचीत होगी। गन्ना भुगतान है, गन्ने का रेट है, आलू की समस्या है, बिजली की समस्या है, इन सब पर बातचीत होगी। तो जरूरत आंदोलन की होगी तो आंदोलन भी होंगे, आंदोलन तो होते हैं। अगर सरकारें बात नहीं करती तो आंदोलन के माध्यम से बात सुनती है। बहुत आंदोलन हुए लखनऊ में। आप अपने मुद्दों के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन ट्विटर हैंडल पे जो बात कही गई है, कहा गया कि बक्कल तार देता है और पोस्टर छाप देता है, जो कि पिछले दिनों जैसे मुद्दे थे कई सारे, उनमें पोस्टर लगाए गए थे, जो लोग अनियमितताएं फैला रहे थे, जो लोग असामाजिक तत्व थे उनके पोस्टर लगा दिए गए थे। क्या किसान भी असामाजिक तत्व है, उसके भी पोस्टर लग जाएंगे? अब पता नहीं, वो तो समझ में नहीं आई, उनका क्या उसका वो है वो समझ में नहीं हमारी आई। और उनका फंड बहुत बड़ा है, उनका IT सेक्टर पे 6000 करोड़ रुपए का उनका फंड होता है। इस पे उसमें भी काम करते हुए तो यहाँ दिल्ली में कोई ऑफिस हायर कर रखा है उन्होंने, उसमें बैठ के छापते हैं। उनको जमीनी हकीकत तो पता नहीं, वे 7वीं मंजिल पर उनका वो चलता है जमीन का पता नहीं। तो बालक हैं, बच्चे हैं, वे काम करते रहते हैं वहाँ पे। लेकिन ये ट्विटर हैंडल पे ट्विटर से वो चलता है क्या? लेकिन जो बात कही गई, चलता है देश, दो ट्विटर तो थोड़ा चलता है देश, तो गांव में खेत से चलता है। अगर अनाज की कीमतें मांगना अपराध है तो हम मांगेंगे। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली लखनऊ जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। ट्वीट तो होते ही रहते हैं, ट्वीटों से कुछ नहीं होता। विजय सनी के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद।
समाज सेवी मोहित नागर गरीब बच्चों को पिछले 8 सालों से निशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। वहीं कोरोना काल में भी समाज सेवी मोहित नागर ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोरोना नियमों का पालन करते हुए मोहित नागर अलग अलग बैच में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और रोजाना 105 बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। मोहित नागर की ये कक्षाएं मोहित सर के नाम से पूरे गाजियाबाद में लोकप्रिय हैं। उन्होंने उस निशुल्क कोचिंग का नाम उज्जवल भविष्य कोचिंग सेंटर रखा है। वहीं उनकी अच्छी पहल को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने उनसे खास बातचीत की। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी क्रम में मोहित नागर पिछले 8 साल से करीब 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ सके, अपना भविष्य संवार सके। हमारे साथ हैं मोहित नागर, उनसे जानते हैं। मोहित जी, आप कितने सालों से बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं? मैं लगभग 8 वर्षों से गाजियाबाद के बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र में जो मलिन बस्ती झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं गरीब परिवार के, तो मेरा निःशुल्क कोचिंग सेंटर हमने वहाँ खोला हुआ है जिसका नाम हमने उज्जवल भविष्य कोचिंग सेंटर रखा है। तो पिछले 8 वर्षों से मैं उन बच्चों को बिल्कुल फ्री क्लास दे रहा हूँ। किस क्लास से लेकर किस क्लास तक आप पढ़ाते हैं? वहाँ पे बच्चे 1st क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे हैं और उनकी लगातार शाम को 2 घंटे 5 से 7 बजे तक लगातार क्लासेस चलती हैं। हमारा स्टाफ भी है, समय समय पे हम भी जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और कॉपी किताब स्टेशनरी व्यवस्था जो भी है पूरी व्यवस्था हम उनकी स्वयं करते हैं। कैसे आपके मन में आया कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए? जी, जब मैं कॉलेज में अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो उस दौरान उस कॉलेज ने जो गरीब परिवार के बच्चे थे, किसान परिवार के बच्चे थे, उन पर लेट फीस लगा दी। कभी आप जानते हैं किसान तो फसल उगाने में ही वो देता है, पैसे देता है, तो वहाँ लेट फीस लगा दी गई। तो मामला मेरे संगीन में आया तो मुझे काफ़ी हर्ट हुआ, अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से शिक्षा क्षेत्र में होना चाहिए। तो मैंने वहाँ मैनेजमेंट से बात करके उनकी बिल्कुल कुछ फीस माफ़ कराई जो लेट फीस थी, क्योंकि किसान परिवार है, गरीब परिवार, तो उससे लेट फीस आप नहीं लीजिएगा। तो तब से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं वो शिक्षा से परेशान होते हैं, उनको कहीं ना कहीं पीड़न होता है, तो उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो तब मैंने वहाँ से वो प्रेरणा लेकर इन बच्चों के लिए वहाँ कोचिंग फ्री स्टार्ट करा, लगभग 8 वर्ष पहले। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।